वेलकम इन दिस सेशन ऑफ एमसीक्यू। क्वेश्चन है कि व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 100% इट्स काइनेटिक एनर्जी बाई। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हो जाएगा यदि हम बॉडी के मोमेंटम में 100% का चेंज कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है उसे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है P² बाई 2m। P² बाई 2m। तो यहाँ पे कह रहा है कि 100% चेंज कर रहे हैं, मीन्स P डैश न्यू मोमेंटम को P डैश लिख देते हैं और वो कितना चेंज हो रहा है 100%, मतलब सिंपल P का ही 100%, यानी P ही आएगा, यानी कि 2 टाइम्स P। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी P डैश स्क्वायर अपॉन 2m एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स P² अपॉन 2m। आपको मिल जाएगा K डैश इक्वल टू 4 टाइम्स K, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे K+3K। तो जो न्यू मोमेंटम होगा आपका वो 300% चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कम्स टू रेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, और रीजन दिया हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0 एट दिस पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने पर बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ऑन द पार्टिकल इज 0 एट दिस पोजीशन। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो होती है वहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जा करके, तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो सही हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज प्रोपोर्शनल टू। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल की बात कर रहा है। टोटल एनर्जी जो होती है, कोई पार्टिकल जब मोशन करता है, एस एच एम करता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो ग्राफ होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये आपका इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपकी एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप पहुंचते हैं, यहाँ पे एक तरफ -1 कर लीजिए, दूसरी तरफ +1 कर लीजिए, और यहाँ पे 0 कर लीजिए। वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो यहाँ रिजल्ट ये मिलता है कि जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है, फिर अपने आप को एडजस्ट करता है ऐसे कि टोटल एनर्जी ही कांस्टेंट रहे। तो ये जो हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू आती है, वो आती है 1/2 KA²। टोटल एनर्जी की वैल्यू, टोटल ई की वैल्यू, जो कि सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो 1/2 KA² में ए जो है वो मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एम्पलीट्यूड है। तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर सेकेंड लॉ में बी स्टेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोजीशन वेक्टर स्विफ्ट आउट इक्वल। तो इक्वल क्या मतलब, एरिया नन ऑफ दिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका केपलर का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, केपलर ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिकल पाथ में सन इलेक्ट्रिकल पाथ के फोकी पर है, एक फोकस पर है, और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता है कि वह इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। सपोज अर्थ यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसने जो भी एरिया स्वीप किया, ये एरिया यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, तो जो भी एरिया ये निकल कर आया, ये इक्वल टाइम में जितना एरिया इसने स्वीप किया, आगे भी अगर ये मूव करता है तो उतने ही टाइम में उतना ही एरिया उसको स्वीप करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर यहाँ से अर्थ मूव करना शुरू करता है तो उसको इक्वल टाइम में उतना ही एरिया स्वीप करना होता है। तो यहाँ पे उसका जो मोशन होता है थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जैसे ही सन के करीब पहुँचता है मोशन फास्ट हो जाता है। तो मोशन स्लो होता है लेकिन अचानक यहाँ फास्ट हो जाएगा। तो
जो एरिया होता है वो जो है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और केपलर का क्या लॉ है? केपलर का एक और लॉ है कि टी स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, केपलर थर्ड लॉ है। और फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि आपका जो सन होगा वो क्या होगा? वन ऑफ द फोकी ऑफ द एलिप्टिकल पाथ होगा, और अर्थ जो होगा रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन दिस एलिप्टिकल पाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन की द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सच विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज ए स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप, एंड रीजन दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो रीजन तो सही है बट असर्शन सही नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है अभी पीछे मैंने बताया कि जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ जो है इस प्रकार का होता है, तो कम्प्लीटली ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो और स्लोप भी जीरो कहने के बाद स्लोप भी जीरो कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है स्लोप जीरो स्लोप नहीं होता है। तो ये असर्शन आपका जो इनकरेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज इनकरेक्ट व्हाइल द रीजन इज करेक्ट। टोटल एनर्जी जो होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लिस्ट। सबसे कम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कहाँ होती है? तो ये आपका जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे आपका होता है। तो आपको पता है जी की वैल्यू, जो स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वेटर पे होता है, और पोल्स पे जो आ जाते हैं तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है एट द इक्वेटर। ओके, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ इलास्टिसिटी according to Hooke's law of elasticity, if stress is increased then the ratio of strain to strain। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ फॉर द इलास्टिसिटी क्या है? तो कहता है कि जो स्ट्रेस होता है, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से आपको निकल के आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये जो डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं, तो ये कांस्टेंट एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। तो आपने पढ़ा होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमेशा लेंथ के लिए होता है। कोई बॉडी है, एक लेंथी बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया सपोज एफ, इसके पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और इसका लंबाई थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ओके, तो डी एल अपॉन एन, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन हो जाता है, और स्ट्रेस जो होता है वो सिंपल फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहता है तो स्ट्रेन के लिए यहाँ पर फिर लेंथ हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो लेंथ के अलॉन्ग ही होता है, ठीक है। बट हम जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो इसके एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना इसका एरिया है। कम एरिया होगा तो कम स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। कम एरिया अगर होगा आपका, तो कम एरिया है तो फिर आपको स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा आएगी। और अगर एरिया लार्ज है, ज़्यादा बड़ा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो एफ अपॉन ए होती है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सब दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो जनरली एरिया ही लेके चलेंगे। स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फिर कम होगा, और एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल एसएचएम, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। हाँ, ये बात सही है। टोटल एनर्जी जीरो, तो जीरो तो होता नहीं है टोटल एनर्जी कभी भी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम जब एक्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि एक्स मैक्सिमम पे
यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0, ये भी नहीं सही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू 0 हो जाती है, मिनिमम हो जाती है x इक्वल टू 0 यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाई, शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा वो एक्सप्रेस होता है किससे, एंगल ऑफ शेयर से। शेयरिंग स्ट्रेन होता क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन आपका सिंपल कोई बॉडी है और इस बॉडी पर आपने एक टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया और बॉडी थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, कितने एंगल से शिफ्ट हुआ है, एंगल फाई से शिफ्ट हुआ है, एंगल ऑफ शेयर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।